स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट। स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट जो हैं वो डिफरेंट स्पीसीज़ के इवोल्यूशन के लिए दिए गए डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पे दिए थे। ठीक है, ये स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट क्या बताते हैं कि कोई भी स्पीसीज़ कैसे इवोल्व हुई है, या फिर हम स्पीसीज़ कहेंगे किसको, कौन सा एक पॉपुलेशन है, कौन सा एक इंडिविजुअल्स का ग्रुप है जिसको हम स्पीसीज़ बोल सकते हैं। ये सारी चीज़ों को अगर हमें एक्सप्लेन करना है तो इसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट। तो इसीलिए हम देख रहे होते हैं स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट को। और स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट जो हैं वो मेनली पाँच टाइप के होते हैं। पांच टाइप के कौन कौन से? सबसे पहला वाला नॉमिनलिस्टिक स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट, दूसरा टाइपोलॉजिकल स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट, तीसरा बायोलॉजिकल स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट, चौथा इवोल्यूशनरी स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट, और सबसे लास्ट वाला इकोलॉजिकल स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट, जो कि अभी इकोलॉजी के हिसाब से चल रहा होता है। स्पीसीज़ को हम इकोलॉजी के हिसाब से डिफाइन करते हैं तो उसको बोल देते हैं इकोलॉजिकल स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें सबसे पहले वाला नॉमिनलिस्टिक स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट। नॉमिनलिस्टिक स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट कहता है कि स्पीसीज़ ना और कुछ भी नहीं है, ये एक नेचर द्वारा प्रोड्यूस्ड इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप है और कुछ भी नहीं है। नेचर जो इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करती है उसी को अपन बोल देते हैं स्पीसीज़। नेचर ने इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस किया, उसे बोल दिया हमने स्पीसीज़, और ये कुछ भी नहीं है और इसको कुछ भी नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सबसे पहले वाला कॉन्सेप्ट, नॉमिनलिस्टिक स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट, जो बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके बाद आता है दूसरा कॉन्सेप्ट, टाइपोलॉजिकल स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट। टाइपोलॉजिकल स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट, ये टाइपोलॉजिकल जो स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट है हमारा, ये कहता है कि जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है ना, ये नेचुरल तो है ही है, साथ के साथ में क्या है, ये एक इनवेरिएंट, जनरलाइज्ड और आइडियलाइज्ड पैटर्न रखता है। साथ के साथ में सारे के सारे वो ऑर्गेनिज्म जो कि क्या करते हैं, क्लास नेचुरल तो है ही है, साथ नेचुरल टैक्सोन तो वो है ही है, साथ के साथ में वो क्या करते हैं, इनवेरिएंट, जिसमें वेरिएशन थोड़ी कम हो, वेरिएशन ना पाई जाए, इनवेरिएंट, जनरलाइज्ड, ठीक है, जनरलाइज्ड कैरेक्टर शो करेंगे, और आइडियलाइज्ड, वो इंडिविजुअल्स जो हैं वो आइडियल होने चाहिए, मतलब कि स्पीसीज से रिलेटेड जितने भी हमारे पास में स्टेप्स हैं, जितने भी हमारे पास लॉज हैं, उन सब को फॉलो करने चाहिए। ठीक है, तो वो सारे के सारे आइडियलाइज्ड होने चाहिए, वो आइडियलाइज्ड पैटर्न को शो करे, उन सब को हम क्या कह देंगे, मेंबर्स ऑफ द स्पीसीज या मेंबर्स ऑफ स्पीसीज। उस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को अपन क्या बोल देंगे, एक स्पीसीज बोल देंगे। ठीक है, टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट ये कहता है, क्या कह दिया इसने, कि एक नेचुरली प्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, क्लासिफिकेशन, उनका जो क्लासिफिकेशन है वो क्या रख रहा है, इनवेरिएंट, जनरलाइज्ड और आइडियलाइज्ड पैटर्न रखता है। ठीक है, सारे के सारे मेंबर्स कैसे रखेंगे, जनरलाइज्ड, आइडियलाइज्ड पैटर्न रखेंगे, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, टाइपोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद अगले की बात करते हैं। अगला जो हमारा स्पीसीज कॉन्सेप्ट है उसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट जो है ये एक साइंटिस्ट थे, प्रेजेंटेड बाय डोबझेंस्की। 1937 में एक साइंटिस्ट हुए डोबझेंस्की, जिन्होंने कहा बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट क्या होता है। इसके अनुसार ना, जो इंडिविजुअल्स, वो वाले इंडिविजुअल्स जो आपस में रिप्रोडक्टिव रिलेशन रखते हैं, जो आपस में मेटिंग कर सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे इंडिविजुअल्स जो रिप्रोडक्शन तो करेंगे, साथ के साथ में इंडिविजुअल्स भी कैसे होने चाहिए, जो उनके आगे आने वाले हैं वो वायबल होने चाहिए, वो रिप्रोडक्टिव होने चाहिए,
ठीक है, तब तो उसको क्या कहेंगे, एक स्पीसीज कहेंगे। अगर वो रिप्रोडक्टिव नहीं है, वाइबल गैमेट्स पैदा नहीं कर रहे हैं, वाइबल जाइगोट नहीं बना रहे हैं, वाइबल इंडिविजुअल्स को पैदा नहीं कर रहे हैं, तो उसको क्या नहीं कहेंगे, स्पीसीज नहीं कहेंगे। तो क्या बोलता है बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट? बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट कहता है कि नेचुरली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स की जो क्लास है का जो ग्रुप है, नेचुरली रिप्रोडक्शन सॉरी इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ग्रुप ऑफ naturally reproducing organisms, a group of naturally reproducing organisms is called बायोलॉजिकल स्पीसीज। वो वाले ऑर्गेनिजम्स जो क्या करेंगे, नेचुरली रिप्रोड्यूस करेंगे, उन सबको हम क्या बोल देते हैं, बायोलॉजिकल एक स्पीसीज बोल देते हैं, ठीक है। वो स्पीसीज जो नेचुरली रिप्रोड्यूस करेंगे, इसमें क्या होता है, एंड कैन प्रोड्यूस viable gametes, embryo viable gametes, viable embryo and viable individuals। तो उसको क्या कहेंगे हम, बायोलॉजिकल स्पीसीज कहेंगे, ठीक है। इसके बाद में एक नया कॉन्सेप्ट आया, इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट, इवोल्यूशनरी स्पीसीज कॉन्सेप्ट, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि इवोल्यूशनरी स्पीसीज हम उसे कह रहे होते हैं, वो वाले स्पीसीज जो कि स्पीशियो टेम्पोरल लीनिएज शो करती है। स्पीशियो टेम्पोरल लीनिएज वो वाला लीनिएज जो एक स्पीसीज़ का इवोल्यूशन दूसरी स्पीसीज़ के इवोल्यूशन में हेल्प करवा रहा होता है, मतलब इवोल्यूशन ऑफ वन स्पीसीज फ्रॉम अनदर। ये क्या बताता है कि स्पीसीज, इवोल्यूशनरी स्पीसीज कॉन्सेप्ट बताता है कि इवोल्यूशन ऑफ वन स्पीसीज फ्रॉम अनदर, एक स्पीसीज का दूसरी से इवोल्यूशन होता है, एक स्पीसीज इवोल्व होकर के दूसरी स्पीसीज में कन्वर्ट हो रही होती है। जैसे सबसे पहले जो पुराने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते थे, उनको जब हार्श कंडीशन में रखा गया, उनको जब ऐसी कंडीशन में रखा गया जहाँ फूड की डेफिशिएंसी थी, जहाँ पे वो कंडीशन उनके लिए फेवरेबल नहीं थी, अनफेवरेबल कंडीशंस थी, जब ऐसी कंडीशंस में उनको रखा गया तो उन्होंने इकट्ठा होकर के मल्टी सेलुलरिटी को अपनाना शुरू कर दिया, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनना स्टार्ट कर दिया। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन करके उन्होंने सबसे पहला वाला जो ऑर्गेनिज्म बनाया, जो अभी तक अज्ञात है हमें, वो कौन सा है, वो है हमारा पोरीफेरा। पोरीफेरा के बाद सिलेंट्रेटा के बाद टिनोफोरा। ऐसे धीरे धीरे एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज का इवोल्यूशन हुआ है। ये हमारी इवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ स्पीसीज या इवोल्यूशनरी स्पीसीज कॉन्सेप्ट कह रहा होता है। किसने दिया था इवोल्यूशनरी स्पीसीज कॉन्सेप्ट? ये इवोल्यूशनरी जो स्पीसीज कॉन्सेप्ट है ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये जो थॉट है ये स्टार्ट किए गए थे चार्ल्स डार्विन के द्वारा।
ठीक है। उन्होंने स्टार्ट किया कि एक स्पीसीज़ के इवोल्यूशन में दूसरी स्पीसीज़ का कहीं ना कहीं योगदान होता है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ के लिए प्रीवियसली प्रेजेंट एक स्पीसीज़ रेस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। उसके बाद अगला जो स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट आता है हमारा, वो आता है इकोलॉजिकल स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट, ठीक है। इकोलॉजिकल स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट जो है वो सजेस्ट करता है, सजेस्ट किया गया था किसके द्वारा, बाय एल वॉन वालेन इन 1976। एल वॉन वालेन के द्वारा सजेस्ट किया गया था। इन्होंने कहा कि इवोल्यूशनरी तो है ही है, साथ के साथ में हम इकोलॉजिकल स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट भी बना सकते हैं कि एक स्पीसीज़ को इकोलॉजिकली कैसे एक स्पीसीज़ कहेंगे, वो वाला ग्रुप इंडिविजुअल्स का, वो वाला ग्रुप जो रिप्रोडक्टिवली नहीं इकोलॉजिकली मेंटेन किया जाता है। जैसे इकोलॉजी में एक स्पीसीज़ जो होती है उसके लिए हम पढ़ते हैं कि एक स्पीसीज़ के जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो एक पर्टिकुलर हैबिटाट में पाए जाते हैं। उनके लिए हैबिटाट होता है वो सिमिलर होता है, सिमिलर हैबिटाट को कंज्यूम कर रहे होते हैं सारे के सारे स्पीसीज़, ठीक है। और स्पीसीज़ के हर एक इंडिविजुअल के लिए एक पर्टिकुलर निश पाया जाता है एंड पर्टिकुलर निके पाया जाता है या निश पाया जाता है, ठीक है। इस निश के एक इंडिविजुअल जिस प्लेस को, जिस हैबिटाट को कंज्यूम कर रहा होता है उसे हम बोलते हैं निश, ठीक है। तो हर एक स्पीसीज़ जो मेंटेन की जाएगी इकोलॉजिकली, नॉट रिप्रोडक्टिवली, तो उसको हम क्या बोल देंगे, इकोलॉजिकल स्पीसीज़। और इस स्पीसीज़ का जो कॉन्सेप्ट है उसको अपन बोल देते हैं इकोलॉजिकल स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी की प्रोसेस कैसे चल रही होती है। तो ये हम पहले वैसे पढ़ चुके हैं कि टैक्सोनॉमी की प्रोसेस कैसे चल रही होती है। टैक्सोनॉमी में सबसे पहले हम कर रहे होते हैं किसी भी स्पेसिमेन का कलेक्शन करने के बाद उसके जो जनरल कैरेक्टर्स हैं उन कैरेक्टर्स की स्टडी करने के बाद उसका हम कर रहे होते हैं नोमेनक्लेचर के बाद उसको हम एक पर्टिकुलर क्लास, पर्टिकुलर टैक्सा में उसको अरेंज करते हैं। कैसे, जैसे हमने एक ऑर्गेनिज्म लिया, एक स्पेसिमेन लिया, फिर उस स्पेसिमेन के कैरेक्टर्स को स्टडी किया और उसके बाद में हम उसके जो कैरेक्टर्स है उसको डिफरेंट लेवल पर जो ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं ना, उन लेवल के ऑर्गेनिज्म से उनके कैरेक्टर से उसको डिफरेंशिएट करते हैं, उन कैरेक्टर से उनका कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करने के बाद उसमें पता लगाते हैं कि इसकी पोजीशन क्या हो सकती है और उस पोजीशन के हिसाब से उसको प्लेस कर देते हैं। तो क्या क्या थे टैक्सोनॉमिकल प्रोसेस, ऑफ टैक्सोनॉमी। प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी में सबसे पहले कलेक्शन ऑफ स्पीसीज या स्पेसिमेन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन को कलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले उसको फील्ड में जा कर के उसको कलेक्ट किया। दूसरा, फिर उसको क्या किया, प्रिजर्व किया। प्रिजर्व करने के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन जैसे फॉर्मेलिन, किसके अंदर किया, फॉर्मेलिन में। फॉर्मेलिन सॉल्यूशन में हमने इसको क्या कर लिया, प्रिजर्व कर लिया, ठीक है। प्रिजर्व करने उसके बाद कलेक्शन कर लिया, प्रिजर्व कर लिया, उसके बाद उसको अगर हमें नीड हुई, जैसे हमें और भी कोई नीड हो उसको प्रिजर्व करने के बाद में, तो हम क्या करेंगे, एक अलग से सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, अलग से प्रिपरेशन करेंगे।
प्रिपेयर सॉल्यूशन इफ नीड, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन कर लिया, कलेक्शन कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे, उसका क्लासिफिकेशन या आइडेंटिफिकेशन। क्लासिफिकेशन या आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन या आइडेंटिफिकेशन में क्या कर रहे होते हैं हम, उसके करेक्टर्स की स्टडी कर रहे होते हैं। जो ऑर्गेनिज्म है हमारे पास या स्पेसिमेन है, उसके जनरल करेक्टर्स, उन करेक्टर्स की स्टडी करना और उन करेक्टर्स की स्टडी के बेसिस पर उसके जो जनरल करेक्टर्स है उनकी स्टडी के बेसिस पर उसको क्या करना, आइडेंटिफाई करना कि ऑर्गेनिज्म के करेक्टर्स किस चीज़ से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। रिलेट कर लिया, उसके बाद में क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया, उसके बाद हम करते हैं नोमेनक्लेचर। उसके बाद हम करते हैं क्या, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में जो सबसे वाइडली यूज्ड जो प्रोसेस है, जो मेथड हम काम में लेते हैं, वो कौन सा है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को हम सबसे ज़्यादा यूज में लेते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है ये कैरोलस लिनियस द्वारा सजेस्ट किया हुआ एक सिस्टम है, जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग नेमिंग कर रहे होते हैं। इसमें इसके कुछ रूल्स हैं। इसके रूल्स क्या क्या हैं, इसके रूल्स हैं कि जैसे बाइनोमियल, इसको तो पहले सबसे पहले तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो करने वाली यूनिट है उसको हम जूलॉजी में बोलते हैं ICZN, इंटरनेशनल ICZN, जो सबसे पहले ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जो एक बॉडी या एक संस्थान या इसको इंस्टीट्यूट बोल सकते हैं, जो क्या करता है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म को हमने अगर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया है तो उसके पहले कैरेक्टर्स की स्टडी करता है, उसके बाद उसका पता लगाता है कि ऐसा कोई नाम किसी ऑर्गेनिज्म को दूसरे को तो नहीं दे दिया, ठीक है। उसके बाद उसके नाम को वो वेरीफाई करके स्टैब्लिश करने वाली जो यूनिट है उसको अपन बोलते हैं ICZN, ठीक है, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। ये क्या कर रहा होता है, ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स हैं, रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर रूल्स ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। क्या क्या रूल्स है, सबसे पहला वाला, द फर्स्ट नेम is always a genus name, and
The first name is always a genus name and the second name is always a species name. फर्स्ट नेम तो ऑलवेज क्या होगा, जीनस नेम होगा, एंड द सेकंड नेम इज ऑलवेज जीनस नेम. द जीनस नेम is always written in capital letters. Always written with the first capital letter. First capital letter. ठीक है. और द स्पीसीज नेम, अगला द स्पीसीज नेम is always written in small letter. Small letter. Species name always written in small letter. उसके बाद the italification या italic of the name, italification of the name, and if handwritten, then underlined. तो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स हैं. क्या क्या रूल्स हैं? पहला तो फर्स्ट नेम इज ऑलवेज जीनस नेम, सेकंड नेम इज ऑलवेज स्पीसीज नेम. फर्स्ट नेम जो होगा उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा क्या लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर में. स्पीसीज जो नेम है, सेकंड नेम है, उसका हमेशा क्या लिखेंगे, स्मॉल लेटर में. इसके बाद में इसका क्या किया जाता है, इटैलिफिकेशन किया जाता है. ऑलवेज क्या करेंगे हम इसका इटैलिफिकेशन. अगर हम इटैलिफिकेशन नहीं कर रहे हैं और हम हैंड से राइट कर रहे हैं, हाथ से लिख रहे हैं उसको बाइनोमियल नेम को, तो फिर क्या करेंगे उसका इटैलिफिकेशन कैसे करेंगे, उसको अंडरलाइन करके दोनों नाम को सेपरेटली अंडरलाइन कर दिया जाएगा. ठीक है, जिससे क्या होगा, उसका इटैलिफिकेशन हो जाएगा. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंजीफेरा इंडिका. इसमें जो फर्स्ट लेटर है एम, ये हमने लिखा कैपिटल, उसके बाद इसको क्या कर दिया, अंडरलाइन. ठीक है, इसको अलग से अंडरलाइन कर दिया. इंडिका, ये सारा का सारा जो वर्ड है हमने लिखा स्मॉल लेटर में और इसको अलग से कर दिया अंडरलाइन. ये इसका प्रॉपर नेमिंग का, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का क्या है, प्रॉपर मेथड. ठीक है, इसके बाद बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, कलेक्शन हम पढ़ चुके हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हमारा हो गया. उसके बाद हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन हो गया.
क्लासिफिकेशन भी हो गया हमारा। उसके बाद हम पढ़ रहे थे क्या क्या पढ़ लिया हमने, कलेक्शन पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया एंड नोमेनक्लेचर पढ़ लिया। ठीक है, नोमेनक्लेचर हो गया। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं क्या, प्लेस इन प्रॉपर टैक्सा, प्लेस इन प्रॉपर टैक्सा